हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजीव कुमार। तो स्टूडेंट, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9 यानी किरण प्रकाशिकी का चैप्टर यानी ऑप्टिक्स चल रहा है, ठीक है। जिसमें हमने कल आपको अपवर्तनांक क्या होता है उससे संबंधित चीज़ें बताई थी। अपवर्तन की घटना क्या होती है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। हालांकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर एक बार अपवर्तनांक फिर से समझा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार आपको अपवर्तनांक फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा आप जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे फिर दोबारा बताने की नौबत ना आए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो यकीनन आपको समझ में आएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जो आज के इस वीडियो का सबसे अहम और ख़ास टॉपिक है वो गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके गोलीय पृष्ठ दो टाइप के होते हैं, एक अवतल पृष्ठ हो, एक उत्तल पृष्ठ हो। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोलीय पृष्ठ में उत्तल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और इसका क्या फार्मूला होता है, इसको आज के वीडियो में डिराइव करने वाला है। उससे पहले चलिए आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए, अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे देखो, सिंपल सी कल हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जैसे मान लो ये कोई हमारा एक पृथककारी पृष्ठ है, ये माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर हो गया हमारा क्या, माध्यम 1 ले लिया हमने ऊपर, नीचे मान लिया हमने माध्यम क्या है 2 है, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो अब कैसे प्रवेश करिएगी, तो ये प्रकाश किरण हमारी कोई PQ है, ठीक है। ये हमारी कोई प्रकाश किरण है, बिंदु Q पर आपतित हो रही। तो Q पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, Q पर एक अभिलंब हमने खींच लिया, ठीक है। ये हमारा जो है Q पर एक अभिलंब हो गया, ठीक। तो Q पे जब हमने अभिलंब खींच लिया, अब ये प्रकाश किरण क्या होती है, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए, लेकिन ऐसे सीधे ना जाकर ये तो या फिर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो चलिए हम सीधे इसको ना भेजकर कुछ ऐसे झुकाकर भेज दिए, ठीक है। ये प्रकाश किरण इस तरीके से हमारी निकल गई। इसको हम बोलते थे क्या, आपतित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं था। डाउट कहां था, जब आपका स्नेल का नियम लिखा गया था, वहां पर जब अपवर्तनांक वर्ड इस्तेमाल हुआ था N12 या N21, इसको किस तरीके से लिखा गया था, यही में आपको कंफ्यूजन हुआ था। तो ध्यान से देखिए, ये माध्यम 1 है, प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहली बात, प्रकाश किरण जिस माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, पहले माध्यम से क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले से दूसरे में जा रहा है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी N12, या इसको लिखते हैं 1N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो सबसे बाद में होता है यानी वो सबसे ऊपर होता है N2 बटे में N1, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, N2 बटे N1। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस माध्यम से जिस माध्यम में जा रहा है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अगर आपका यही उल्टा दूसरे से पहले में जाएगा तो हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है, आपतन कोण I हो गया, और ये अपवर्तन कोण R होता है। तो स्नेल का नियम साइन I बटे साइन R इक्वल टू क्या हो जाता है, एक नियतांक यानी अपवर्तनांक N12। प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, पहले से दूसरे, तो हमने लिख लिया पहले फर्स्ट टू सेकंड इक्वल टू क्या है आपका N2 बाई N1। अब ये मान लो आप, ये माध्यम आपका विरल है और ये माध्यम आपका सघन है,
ठीक है, या सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको हमने विरल मान लिया, इसको सघन मान लिया, तो ये आपका सघन है। क्या है? सघन है, यानी N2 का मान ज्यादा है। N2 का मान क्या है? ज्यादा है, और N1 का मान क्या है? तो यानी N2 बटे N1 आपका 1 से ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसको हमने ज्यादा डेंसर मान लिया है और इसको कम, तो यानी इस N2 को जो है ज्यादा सघन मान लिया गया और इसको कम मान लिया गया। तो यहां से क्या मिलेगा आपका? साइन आई बटे साइन आर ग्रेटर देन 1, साइन आई बटे साइन आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा? साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, साइन आई और साइन आर, साइन आई का मान बड़ा है साइन आर से, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? साइन आई साइन आर से आपका क्या आ रहा? बड़ा आ रहा ना, तो यहां पे क्या इंप्लाइज कर रहा है कि साइन आर जो है, साइन आर आपका क्या है? छोटा हो जाएगा। ठीक है, किससे? साइन आई से, तो यानी आर का मान छोटा हो रहा, आर का मान क्या हो रहा? छोटा हो रहा, आई की वैल्यू बड़ी है, यानी ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो क्या निष्कर्ष निकला? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप सघन से विरल में करेंगे तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी आर की वैल्यू आपकी बढ़ी आएगी। ठीक है, तो यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे इसको लिखा जाता है, किस माध्यम के सापेक्ष, क्या जिस माध्यम से जिस माध्यम में जाती है उसको बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले गोलीय पृष्ठ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? उत्तल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जस्ट 1 मिनट, फैन ऑफ कर दें। अब आवाज़ सही जा रही होगी। ठीक है, अभी तक तो फैन की आवाज़ जा रही थी, सडनली लाइट आ गई, लाइट कटी हुई थी तो फैन जो है ऑलरेडी ऑफ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम बनाते हैं एक उत्तल पृष्ठ। ठीक है, ये हमने एक उत्तल पृष्ठ बनाया। ठीक है, अब इसको अगर हम पूरा करने की कोशिश करें तो एक हमारा क्या होगा? एक ऐसे गोला बनेगा। तो मान लेते हैं इसका सेंटर यहीं कहीं सी है, इसका सेंटर यहां कहीं क्या सी है, और इसका ध्रुव क्या हो गया? ये पी है। तो ध्रुव और सेंटर यानी केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष पर यहां पर कोई वस्तु स्थित है। अब जो वस्तु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या थोड़ा सा और पास कर लो, यहां मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसको बोलते हैं बिंब। यहां पर हमारा कोई वस्तु रखा हुआ है और बिंब यानी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब एक प्रकाश किरण, यहां से हमने बताया था ना कि किसी भी वस्तु से अगर हमें इमेज लेना है यानी किरण आरेख खींचना है तो उस वस्तु से 2 प्रकाश किरणें भेजते हैं। कितने भेजते हैं? 2 प्रकाश किरणें भेजते हैं। एक हम इसको सीधे सीधे वक्रता केंद्र से टारगेट करते हुए भेज देते हैं। तो सबको पता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे चली जाती है। ठीक है, ये देखो बिना, वहां जाके टेढ़ी हो रही है तो इसको टेढ़ा मत करो, बिल्कुल सीधे सीधे निकाल दो। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ये गई। ठीक है, अब यहां से प्रकाश किरण यहां गई, इसको कोई नाम दे दो। ठीक है,
ओ, इसको नाम दे देते हैं P। चलो इसको हमने नाम दे दिया P इस बिंदु को। अब इस बिंदु पर जो प्रकाश किरण गई है ये अब सीधे अपने मार्ग पे तो जाएगी नहीं, इसको जाना तो चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन अब ये सीधे जाएगी नहीं। अब यहाँ पर एक पहले हम अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। अभिलंब खींचने के बाद ये प्रकाश किरण या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब के पास जाएगी या अभिलंब की तरफ झुकेगी। दूर कब हटेगी, पास कब जाएगी? अगर इधर का माध्यम हम विरल मान लें, माध्यम पर भी डिपेंड करता है, इधर माध्यम हमारा विरल है, यानी माध्यम 1 क्या है, विरल है, और इधर का माध्यम जो है वो क्या है, सघन है। ये आपका सघन माध्यम है, यानी माध्यम 2 जो है आपका क्या है, सघन है। तो अब यहां पर जब हम अभिलंब एक खींचते हैं तो अभिलंब कैसे खींचते हैं, सेंटर से मिलाती हुई रेखा बिल्कुल खींच दो, ठीक है, टेढ़ा। चलो ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, सीधे ना जाकर अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो अभिलंब की तरफ इस प्रकाश किरण को हमने क्या किया, झुका दिया, और जब ये अभिलंब की तरफ झुक गई तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाने पर ये अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है, ये आपतित और ये अपवर्तित, ये अपवर्तित होने के पश्चात यहां पर जाकर मिलती है। तो जहां पर इस दोनों किरणें आपस में मिल रही, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनता है आई, ठीक है। ये आपका इमेज बन रहा आई। अब एक चीज हम जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कितना कोण बनता है, आपतन कोण आई। तो आपतन कोण आपका कितना हो गया, ये तो सब बहुत बेसिक है ना, इसमें कोई डाउट तो हो नहीं रहा। आपतन कोण कितना आपका आई। ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण बन रहा कितना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आई, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तन कोण आई हो गया। अब यही दो चीजें यहां पे हमको पता है, बाकी सारी चीजें हमको पता नहीं है। तो हम इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी 1n2 या n12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका क्या हो गया, n2 बाई n1। तिरछा गुणा कर दो, या साइन आई और साइन आर, यहां पे आई और आर बहुत छोटे एंगल है, तो जब बहुत छोटा है, ठीक है, तो छोटे एंगल के लिए साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि आई और आर बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिल गया, आई बटे आर। अब तिरछा गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया, आई इंटू n1 बराबर आर इंटू n2। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो यहां पर कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी सी में, त्रिभुज ओ पी सी में। तो त्रिभुज ओ पी सी में अगर इस त्रिभुज की बात करें हम, जिसको ये कलर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये हमारा बाहर का कोण है, यानी जिसको हम बहिष्कोण बोलते हैं। तो बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ये त्रिभुज की प्रमेय कहती है, ठीक है। तो बहिष्कोण हो गया हमारा आई और अंतः कोण हो गए हमारे अल्फा और बीटा। तो आई बराबर क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या मिल गया, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। एक और बहिष त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज पी आई ओ में, त्रिभुज पी आई ओ में, तो इस त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में, जिसको ये हम रेड कलर से कर रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज
क्लियर हुआ। इस त्रिभुज में इसमें आपका बहिष्कोण कौन बन रहा है, इसमें आपका बहिष्कोण बन रहा है कौन, इसमें जो है आपका बहिष्कोण बन रहा है बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस आर। तो बीटा इजकल टू हो जाएगा गामा प्लस आर। ठीक है, अब गामा को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना लो क्योंकि आर और गामा दोनों एक दूसरे से मैच ना कर जाएं। ठीक है, आप कहीं हम गामा लिखें आप उसको जो है आर समझ लो, तो थोड़ा सा इसको जो है इसका डिजाइन चेंज कर लेते हैं, गामा को ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है, ये गामा हो गया ये आर। तो यहां से आपका अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण आर है, तो अपवर्तन कोण आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। यहां तक चीजें एकदम से क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लो। देखो यहां पे हमने क्या किया, एक उत्तल पृष्ठ बनाया, इस उत्तल पृष्ठ का केंद्र यहां पर है, उत्तल पृष्ठ जो बनाया गया है उसके द्वारा यानी ध्रुव, ये आपका प्रकाशिक बिंदु P है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई हमारा वस्तु स्थित है, जहां से दो प्रकाश किरणें हमने भेजा है, एक वक्रता केंद्र से होकर गई, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पे सीधी चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पे गई, तो यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण I। ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की तरफ झुक गई, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो झुक गई, और झुकने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात ये किरण इस किरण से इस बिंदु I पर मिल रहे हैं, जहां पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्नेल का नियम लगाया। स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा। तो आपतन कोण की जा का मतलब साइन I और अपवर्तन कोण की जा का मतलब होता है साइन R बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी n2 बटे में n1। यहां तक बात क्लियर। अब साइन I और साइन R काफी छोटे एंगल हैं, इसलिए साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। तो साइन I की जगह मैंने I लिखा और साइन R की जगह R लिखा, तिरछा गुणा कर दिया, तो n1 इंटू I बराबर R इंटू n2। ठीक है, अब दो त्रिभुज यहां पे मैंने लिया, त्रिभुज OPC में ये आपका बहिष्कोण यानी बाहर का कोण होगा, बहिष्कोण का मान I बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 2। एक दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया PCI, क्या लिखा हूं मैं, PIC होगा या PCI। ठीक है, तो PCI में बहिष्कोण आपका बीटा बन रहा है, यानी बाहर का कोण ये बन रहा है ना, तो ये आपका अंतः कोण हो गया और ये भी अंतः कोण। तो बीटा बराबर हो गया गामा प्लस आर, तो गामा प्लस आर, तो आर बराबर क्या हो गया, गामा को दूसरी साइड भेज दिया, बीटा माइनस आर। अब आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आई और का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, आई की जगह रखना है अल्फा प्लस बीटा इंटू n1 बराबर आर की जगह रखा जाएगा बीटा माइनस गामा इंटू n2। ठीक है, गुणा कर लो, अल्फा n1 प्लस बीटा n1 इक्वल टू बीटा n2 माइनस गामा n2। ठीक है, बीटा बीटा को एक साथ रख लो, बाकी सबको दूसरी साइड कर दो, तो अल्फा n1 इसको इधर ले आओ प्लस गामा n2 इक्वल टू इसको इधर ले जाओ, तो बीटा कॉमन हो गया n2 और माइनस का n2 माइनस का n1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। यहाँ तक आप नोट कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मिटाने वाले हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि उसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा गामा और बीटा, अल्फा गामा बीटा, अगर एंगल आई और आर हमारे स्मॉल एंगल हैं तो अल्फा बीटा और गामा भी काफ़ी स्मॉल एंगल होंगे। अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हैं, क्या हैं, बहुत छोटे कोण हैं। अतः अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं tan अल्फा
बीटा बराबर लिख सकते हैं tan बीटा, गामा बराबर लिख सकते हैं tan गामा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा और गामा की जगह, तो यहाँ से अल्फा का मान आपका कितना हो जाएगा tan अल्फा। यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये जो लंब हमारा खींचा गया है बिल्कुल ध्रुव पर ही खींचा गया है, यानी P पर आया है। ठीक है, कहाँ आया है? बिंदु P पर। इसको हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही बिंदु है। देखो tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या हो गया? P, ये बिंदु आपका क्या था? एक मिनट, ये ध्रुव है, ये P है, इसको कोई और नाम दे देते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, या छोड़ दो, कोई नाम मत दो, Pn। इसकी हाइट को h मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? h मान लेते हैं। और यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी हो गई? वस्तु की दूरी हो गई माइनस की u। तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो लंब आपका h हो गया और आधार क्या हो गया? माइनस u। तो tan अल्फा बराबर यहाँ आपके क्या मिला? माइनस का h बाई u। इसी तरीके से बीटा बराबर क्या मिलेगा? tan बीटा, बीटा यहाँ बन रहा, तो आधार बटे लंब बटे आधार। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? r होती है, यानी कि 2f, फोकस की 2 गुनी होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2f। तो h बाई 2f, या सीधे सीधे कैपिटल R लिख दो, रेडियस। ठीक है, कैपिटल R। आगे देखते हैं गामा इजकल टू कितना मिलेगा? tan गामा, गामा ये रहा, तो इसमें भी लंब बटे आधार। तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज की दूरी को लिखते हैं v से, तो h अपान में v। ठीक है भाई, ये माइनस लिखा हूँ, बाकी सब प्लस लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम से इसके बाईं ओर की सारी दूरी नेगेटिव और दाहिनी तरफ की सारी पॉजिटिव, तो बाईं ओर केवल आपकी एक ही दूरी हुई u थी। तो अब ये अल्फा बीटा और गामा का मान उठा के आप समीकरण नंबर 4 में रख दो, तो क्या मिलेगा? माइनस h अपान u इंटू n1 प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है? h बाई v, h बाई v, h बाई b इंटू n2 बराबर बीटा का मान कितना है? h बाई r, h बाई r, h बाई r, n2 माइनस n1। तो देखो h सभी में कॉमन है, तो h को सभी में कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ पे आपका? 1 बाई माइनस का u प्लस 1 बाई v। ठीक है, ऊपर आपका बचा है n1, यहाँ बचा है आपका n2। ठीक है, इक्वल टू h बटे में r n2 माइनस n1। h से h कैंसिल हो गया, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद लिख लो। ठीक है, तो प्लस वाले को जवाब आप पहले लिखेंगे, तो यानी n2 बटे में b माइनस n1 बटे में u इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटे में r। यही आपके उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, तो ये जो आपका निकल के आया है, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है। ठीक इसी तरीके से फार्मूला जो है हमें अब डिराइव करना है अवतल पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, तो अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा भी फार्मूला इसी तरीके से हमको डिराइव करना है। अब वो फार्मूला हम आपको कल डिराइव करवाएंगे। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप अपना फीडबैक जरूर देखना, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।